भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी प्रमुख ब्याज दरों में नहीं किया है कोई बदलाव। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री से की मुलाकात। मुख्यमंत्री ने नारायणपुर में 127 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। और केंद्र सरकार के जल जीवन मिशन के तहत लगाए गए फ्लोराइड रिमूवल प्लांट से स्कूली बच्चों को मिल रहा है पीने का साफ पानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल और अब समाचार विस्तार से। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। रेपो रेट 4% और रिवर्स रेपो रेट 3.3% पर ही बनी रहेगी। आज मुंबई में मौद्रिक नीति समिति की बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने घोषणा की। And on the assumption of a normal monsoon during 2022 and average crude oil price, that is the Indian basket, at US dollar 100 per barrel, 100 per barrel, inflation is now projected at 5.7%. I repeat, inflation is now projected at 5.7% in 2022-23, with Q1 at 6.3%, Q2 at 5%, Q3 at 5.4% and Q4 at 5.1%. It may, however, be noted that given the excessive volatility in global crude oil prices since late February and the extreme uncertainty over the evolving geopolitical tensions, any projection of growth and inflation is fraught with risk and is largely contingent upon future oil and commodity price developments. In this context, continuation and deepening of supply side measures may alleviate food price pressures and also mitigate cost push pressures across manufacturing and services. On our part, let me assure all stakeholders that as in the past, the Reserve Bank will use all its policy levers to preserve macroeconomic stability and enhance the resilience of our economy. 22 मई 2020 में कोविड महामारी के बाद राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के मद्देनजर रेपो रेट में कटौती की गई थी। तब से लेकर अब तक रेपो रेट सबसे निचले स्तर पर बनी हुई है। रिजर्व बैंक ने मुद्रास्फीति के अपने पहले के अनुमान 4.5% में बदलाव करते हुए मुद्रास्फीति की दर 5.7% रहने का अनुमान लगाया है। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान राज्यपाल ने प्रधानमंत्री से छत्तीसगढ़ में जनजातियों के साथ ही प्रदेश की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा करते हुए राज्य की वर्तमान स्थिति की जानकारी दी। उन्होंने 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आने वाले नगरीय क्षेत्रों में मेसा कानून लागू करने का अनुरोध किया। मेसा कानून लागू होने से जनजातियों को उनके संवैधानिक अधिकार प्राप्त होंगे। इसके अलावा राज्यपाल ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पेसा कानून के संबंध में नियम बनाने के संबंध में चर्चा की। राज्यपाल ने प्रधानमंत्री को जनजातियों के जाति नाम में मात्रात्मक त्रुटियों से अवगत कराते हुए कहा कि इससे पात्र व्यक्तियों को जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है। राज्यपाल ने इस विषय पर जल्द निर्णय लेने का अनुरोध किया। उन्होंने प्रधानमंत्री से आग्रह किया है कि आदिवासी बाहुल्य जिलों में स्थित विश्वविद्यालयों को केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय के रूप में उन्नत किया जाए, जिससे यहाँ के जनजातीय समुदायों को लाभ मिल सके। राज्यपाल ने प्रधानमंत्री से बस्तर और सरगुजा संभाग में निवासरत जनजातियों के समुचित विकास के लिए विशेष पैकेज देने का भी अनुरोध किया है। इसी तरह राज्यपाल ने नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात कर राज्य के माओवाद प्रभावित जिलों की समस्याओं और माओवादी गतिविधियों के संबंध में भी चर्चा की।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज नारायणपुर प्रवास के दौरान नारायणपुर वासियों को 127 करोड़ रुपए की लागत के विभिन्न विकास कार्यों की सौगात दी। इनमें से 72 करोड़ रुपए की लागत के विकास कार्यों का लोकार्पण और 55 करोड़ रुपए की लागत के विकास कार्यों का भूमि पूजन शामिल है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने आज सामूहिक कन्या विवाह योजना में नवविवाहित 251 जोड़ों को उनके खुशहाल दाम्पत्य जीवन के लिए आशीर्वाद दिया। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में विभिन्न शासकीय योजनाओं से लाभान्वित हितग्राहियों को चेक और उनकी जरूरत के सामानों का वितरण भी किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जिले के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की। नारायणपुर परिसर मैदान और आउटडोर खेल गतिविधियों के लिए सर्व सुविधा युक्त स्टेडियम निर्माण के लिए लगभग 2.5 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी। उन्होंने शासकीय जिला अस्पताल नारायणपुर का नामकरण पूर्व विधायक स्वर्गीय बद्रीनाथ बघेल के नाम से करने की घोषणा भी की। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के आज 7 वर्ष पूरे हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 अप्रैल 2015 को इस योजना का शुभारंभ किया था। इसका उद्देश्य गैर निगमित और गैर कृषि लघु या सूक्ष्म उद्यमों को 10 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराना है। योजना की शुरुआत से अब तक 18,60,000 करोड़ रुपए के 34 करोड़ 42 लाख से अधिक ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं। इनमें से 67% ऋण महिला उद्यमियों को दिए गए हैं। इस योजना से छोटे कारोबार के लिए अनुकूल माहौल बनाने में मदद मिली है और बिल्कुल निचले स्तर पर बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा है कि प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई यह योजना सबका साथ सबका विकास की सच्ची भावनाओं का प्रतीक है। केंद्र सरकार की जल जीवन मिशन योजना लोगों को स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति के लिए वरदान साबित हो रही है। छत्तीसगढ़ में भी इस योजना के तहत पेयजल आपूर्ति की विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इसी कड़ी में गरियाबंद जिले के देवभोग इलाके के कई गांव में जहां पानी में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने की समस्या थी, उन गांव के 40 स्कूलों में फ्लोराइड रिमूवल प्लांट लगाए जा रहे हैं। इनमें से 30 संयंत्र लगाए जा चुके हैं, जिससे स्कूली बच्चों को साफ पानी पीने को मिल रहा है। कदली मुड़ा के ग्रामीण भगत राम का कहना है कि गांव में पहले दूषित पानी मिल रहा था, लेकिन अब जल जीवन मिशन के तहत किए गए उपायों से उन्हें स्वच्छ पानी मिल रहा है। में जो बच्चे स्कूल पढ़ने जाते हैं, पहले गलत पानी पी रहे थे, अभी फिल्टर द्वारा पानी पी रहे हैं। उनका दांत अभी पीला नहीं हो रहा है। बीएमओ अंजू सोनवानी ने बताया कि हैंड पंपों की जांच में पानी में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने की बात सामने आने के बाद स्कूलों में सोलर संचालित फ्लोराइड रिमूवल प्लांट लगाकर इस समस्या का समाधान किया जा रहा है। आरबीएसके की टीम स्कूल में नहीं जा रही थी, बट अभी वो लोग रेगुलर स्कूल में जा रहे हैं और जितने भी बच्चों के दांत पीले हैं उन लोग का लाइन लिस्ट बना रहे हैं वो लोग। उसके बाद फिर हम लाइन लिस्ट बनने के बाद उच्च अधिकारियों से मार्गदर्शन हो सकती है लेंगे। वो तो लाइन लिस्ट होने के बाद ही बताया जा सकता है कि कितने बच्चे हो सकते हैं। वहीं पीएचई विभाग के कार्यपालन अभियंता प्रमोद सिंह कतलम ने बताया कि लगभग 6 करोड़ रुपए की लागत से जल जीवन मिशन योजना के तहत फ्लोराइड की अधिकता वाले 40 जल स्रोतों में रिमूवल प्लांट लगाए गए हैं। इससे स्कूली बच्चों को साफ पानी भी मिलना शुरू हो गया है। जो अफेक्टेड ट्यूबवेल है उसका लगातार हमारे डिस्ट्रिक्ट लैब में परीक्षण किया जा रहा है। वर्तमान में हमारा डिस्ट्रिक्ट लैब NABL एक्रेडिटेड है। फ्लोराइड प्रभावित स्कूल और बसाहटों में जल जीवन मिशन के अंतर्गत तात्कालिक रूप से फ्लोराइड रिमूवल प्लांट 40 नग कार्य प्रगति पर है और उसमें अधिकांश पूर्णता की स्थिति में है। पीएचई की जांच टीम ने अन्य जल स्रोतों के भी नमूने लिए हैं। रिपोर्ट के आधार पर जरूरी स्थानों पर आयरन और फ्लोराइड रिमूवल प्लांट स्थापित करने शासन को प्रस्ताव भेजा जाएगा। प्रदेश में इन दिनों चैत्र नवरात्र का उल्लास है। आज नवरात्र की सप्तमी पर देवी मंदिरों और शक्तिपीठों में मां कालरात्रि की पूजा अर्चना की जा रही है। कल अष्टमी के अवसर पर देवी मंदिरों में हवन पूजन और विशेष पूजा अर्चना की तैयारियां की जा रही हैं। इस बीच देवी मंदिरों और शक्तिपीठों में श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा रही है।
बिलासपुर जिले के रतनपुर स्थित मां महामाया मंदिर में भी माता के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। कोरोना काल के बाद मां महामाया मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए सुविधा के लिए विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं भी की गई हैं। श्रद्धालुओं का कहना है कि देवी के दर्शन के लिए वे लोग परिवार सहित हर साल आते हैं। आते हैं, मनोकामना हमारी पूर्ण करती है महामाया देवी, और यहाँ का व्यवस्था बहुत अच्छा है। सभी दर्शनार्थी को दर्शन बारी बारी करने देते हैं और अच्छे यहाँ का व्यवस्था बहुत अच्छा है। मेरा नाम माया रानी यादव है। मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूँ और यहाँ मैं 2 साल बाद आई हूँ। कोरोना काल के बाद यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी है। आज नवरात्रि का 6वां दिन है और यहाँ बहुत भीड़ भाड़ है, जबकि व्यवस्था बहुत अच्छी है और यहाँ पे हर चीज़ की सुविधा दी जा रही है। हर चीज़ की बहुत अच्छी व्यवस्था है, आप अच्छे से दर्शन कर सकते हैं माता के। यहाँ किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। इसी तरह मुंगेली जिले के तहसील मुख्यालय लोरमी से 25 किलोमीटर दूर डोंगरीगढ़ के पहाड़ पर स्थित मां भुवनेश्वरी देवी के मंदिर में नवरात्रि पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। मंदिर समिति के सदस्य लखनलाल यादव ने बताया कि नवरात्रि के अवसर पर यहां हर साल विशेष पूजा अर्चना के साथ भागवत कथा पुराण सहित मेले का आयोजन किया जाता है। इस बार भी माता के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं। यहाँ आकर दर्शनार्थी श्रद्धालु हैं जो मैया की दर्शन करते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण भी करते हैं। मेले का भी आयोजन होता है। यहाँ विगत वर्षों से दोनों पर्वों में चैत कुंवार में मेला का आयोजन होता है। डोंगरीगढ़ मंदिर के पुजारी मन्नूदास वैष्णव ने बताया कि नवरात्रि के दिनों में यहाँ 9 दिनों तक धार्मिक कार्यक्रम के साथ साथ मेले का भी आयोजन होता है। इसमें दूर दूर से हजारों भक्त शामिल होते हैं। गांव वाले भी यहाँ आकर जुल मिलकर दान के सहयोग से मंदिर का निर्माण कराया। उसी समय से यहाँ श्रद्धालुओं द्वारा ज्योति प्रज्वलित होता रहा। अभी कुल मिलाकर 1700 ज्योति कलश जल चुका है। अभी इसी नवरात्रि में 693 कलश तेल ज्योति, 125 कलश घी ज्योति प्रज्वलित है। गौरतलब है कि ग्रामीणों के सहयोग से इस मंदिर का निर्माण कराया गया है। डीडी फ्री डिश की लगातार बढ़ रही लोकप्रियता पर देश के जाने माने लोगों ने खुशी जाहिर की है। एंटरटेन टीवी प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक मनीष सिंघल ने डीडी न्यूज से डीडी फ्री डिश के संबंध में बातचीत की। उन्होंने कहा कि डीडी फ्री डिश की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है और दूरदर्शन की इस पहल से छोटे छोटे चैनल भी अब डीडी फ्री डिश पर दिखेंगे। मेरे हिसाब से क्वालिटी ऑफ कंटेंट, तो कंटेंट अवेलेबल है डीडी फ्री डिश के ऊपर, और मुझे लगता है कि फ्री मार्केट ग्रो होगा। मार्केट तो मतलब ओवरऑल पे मार्केट इज ग्रोइंग, बट फ्री मार्केट ज्यादा ग्रो होगा कंपेयर टू पे मार्केट, और बहुत कॉम्पैक्ट और गुड कंटेंट अवेलेबल है डीडी फ्री डिश के ऊपर। तो डेफिनेटली उसका फायदा तो मिल रहा है डीडी फ्री डिश को, और उसमें जो भी अवेलेबल ब्रॉडकास्टर्स हैं। और अब कुछ खबरें जिलों से। राजनांदगांव जिले के खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव के लिए जैसे जैसे मतदान की तिथि नजदीक आ रही है, वैसे वैसे राजनीतिक दलों ने अपने अपने पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार अभियान तेज कर दिया है। केंद्रीय जल शक्ति और खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में बिजलदेही, भोरमपुर कला और जाल बांधा में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान श्री पटेल ने राज्य सरकार की आलोचना की। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार की कमान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल स्वयं संभाले हुए हैं और वे लगातार सभाएं ले रहे हैं। बस्तर में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम एनएमडीसी अब पाइपलाइन के जरिए लौह अयस्क का परिवहन करेगा। एनएमडीसी के अध्यक्ष राणा सोम पिछले माह बस्तर प्रवास के दौरान अधिकारियों को इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए थे। बस्तर में खरबों रुपए का लौह अयस्क एनएमडीसी को प्राप्त होता है। इसके लिए कंपनी किरंदुल से विशाखापट्टनम तक 451 किलोमीटर लंबी स्लरी पाइपलाइन बिछाने जा रही है। यह परियोजना एशिया की सबसे बड़ी परियोजना मानी जा रही है। वर्तमान में लौह अयस्क का परिवहन सड़क या रेल मार्ग से किया जा रहा है।
राजधानी रायपुर से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर बलौदा बाजार वन मंडल अंतर्गत स्थित बार नवापारा अभ्यारण्य के नए स्वरूप में कायाकल्प हुआ है। यह कायाकल्प वन्य प्राणी रहवास उन्नयन कार्य के अंतर्गत कैंपा की वार्षिक कार्य योजना 2021-22 में स्वीकृत राशि से किया गया है। इसके तहत लगभग 6000 हेक्टेयर क्षेत्र में सघन लेंटाना उन्मूलन और यूपोटोरियम उन्मूलन के कार्य कराए गए हैं। बार नवापारा अभ्यारण्य में हुए वन्य प्राणी रहवास उन्नयन कार्य से वहां मृदा में नमी होने के कारण घास प्रजाति शीघ्रता से बढ़ने लगी है। साथ ही अभ्यारण्य में वन्य प्राणियों को अब घास चरने के लिए अच्छी सुविधा भी उपलब्ध हो गई है। महासमुंद जिले के बसना थाना क्षेत्र में ट्रैक्टर के अनियंत्रित होकर पलट जाने से उसमें सवार 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 अन्य लोग घायल हो गए हैं। मिली जानकारी के मुताबिक ये सभी लोग एक पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए ट्रैक्टर में सवार होकर ग्राम जमड़ी से भालूकोना जा रहे थे। इसी दौरान ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया। इस हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घटना में घायल लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यही समाप्त हुआ। नमस्कार।